हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा आप सभी का study.com के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ study.com का जो हमारा चैनल है जो आप सभी को एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, फ्री जो आपको तैयारी है विभिन्न क्लासेस की, जैसे पटवार का एग्जाम हो गया उसकी, जो आपका हाईकोर्ट LDC आने वाला है उसकी भी, और राजस्थान पुलिस, इन सभी वेरियस एग्जाम्स की आपको यहाँ पर हम तैयारी करवा रहे हैं। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे जो वीडियोज हैं उनको शेयर ज़्यादातर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम इस कड़ी में आगे हम पढ़ रहे थे पटवार के लिए जो आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में, तो उसके कुछ सम्मेलन है, पर्यावरणीय कुछ सम्मेलन है जो आपका वैश्विक समुदाय है। इस पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को लेकर, पर्यावरण या जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर के वैश्विक समुदाय ने क्या किया है, एक सम्मेलन आयोजित करे हैं। बहुत सारे हर साल एक सम्मेलन आयोजित होता है। उन्हीं सभी सम्मेलनों की शुरुआत पढ़ेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है सम्मेलनों की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पहला सम्मेलन था जो कब स्टार्ट होता है, 1972 में। कब होता है, 1972 में आपका वैश्विक समुदाय जागता है, जागरूक होता है और वहाँ वो जागरूक होकर एक सम्मेलन आयोजित करता है। और वो सम्मेलन है 1972 में सम्मेलन आयोजित होता है। कहाँ पर, स्टॉकहोम में। जगह का नाम है, इसे क्या बोलते हैं आप, स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। कहाँ आयोजित होता है ये सम्मेलन, स्टॉकहोम में आयोजित होता है। इसे आप क्या कहते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। ये स्टॉकहोम कहाँ है, स्वीडन में है। कहाँ है, स्वीडन आपका जो कंट्री है, स्वीडन में ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में होता है 1972 में। इस सम्मेलन में पहली बार आपका जो वैश्विक समुदाय था उसको एक मंच दिया गया। मतलब क्या किया गया, वैश्विक समुदाय को पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हेतु मंच प्रदान किया गया। क्या किया गया, मंच प्रदान किया गया। ये क्लियर हो गया है आपका कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जो आपका वैश्विक समुदाय है, उस वैश्विक समुदाय को आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हो, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हो। ये क्लियर हो गया आपका। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान देखिए क्या होता है, इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान एक संस्था का गठन ये करते हैं। नाम क्या रखते हैं उसका, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये संस्था का गठन होता है और इसी UNEP के अंतर्गत ही आप 5 जून को क्या मनाते हो, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हो। क्या मनाते हो, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये क्लियर है आप सभी का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। UNEP, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। यूनाइटेड, वैसे तो आपको मैंने बता दी हैं जितनी भी संस्थाएं हैं वो, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है ये 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जो होता है आपका, उसी के अंतर्गत बना हुआ एक संस्था है। अब देखिएगा यहाँ पर इसी 1972 के सम्मेलन में 25 सूत्रीय घोषणा पत्र भी जारी होता है। 25 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी होता है और इस घोषणा पत्र में ये लिखा जाता है कि आप पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से करोगे, पर्यावरण से जुड़े हुए क्या क्या खतरे हैं, कौन कौन से आप जो थ्रेट्स है जो पर्यावरण को आप दे रहे हो, उन सभी के बारे में बातचीत किस में होती है, इस सम्मेलन में होती है, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके आगे वाला सम्मेलन हम पढ़ते हैं। अगला सम्मेलन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये 1987 में होता है, लेकिन इससे भी पहले 1985 में एक रिपोर्ट आती है आपकी। रिपोर्ट का नाम क्या है, मोनेस्क रिपोर्ट। क्या नाम है, मोनेस्क रिपोर्ट है। तो देखिए नंबर 2 पर है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम है इस सम्मेलन का। और ये कब होता है, 1987 में। कब होता है, 1987 में ये होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यहाँ पर ध्यान से देखना, मॉन्ट्रियल एक शहर आपका कहाँ पर है,
कनाडा देश जो आपका है, कनाडा जिसे आप कहते हैं, इस कनाडा में मॉन्ट्रियल एक शहर है। और ये जो प्रोटोकॉल होता है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1985 में वियना सभा जो होती है आपकी, उस वियना कहाँ है आपका, ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, वियना है आपका ऑस्ट्रिया में। तो वियना सभा जो 1985 में ऑस्ट्रिया में होती है, इसके बाद में एक रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट का नाम क्या होता है, मोनेस्क रिपोर्ट। क्या नाम होता है उस रिपोर्ट का, मोनेस्क रिपोर्ट होता है। और इस मोनेस्क रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। इस मोनेस्क रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित ये होती है। किससे संबंधित होती है, कि आपकी जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है जो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जा रही है, उस ओजोन परत का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ठीक है, उसका डिप्लीशन हो रहा है। उसके बारे में मोनेस्क रिपोर्ट में बताया गया। और इसी में ये बताया गया कि जो आपकी प्रशीतक प्रणालियों से निकलने वाली CFC गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कहाँ से निकल रही है आपकी, प्रशीतक प्रणालियों से। कहाँ से निकल रही है, प्रशीतक प्रणालियों से जो निकलने वाली आपकी CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें हैं, और उनके कारण क्या हो रही है, आपकी ओजोन क्षरण हो रही है। ये कब बोला, मोनेस्क रिपोर्ट में बोला, जब वियना सभा 1985 में हुई थी। तो 1987 में वैश्विक समुदाय जागा और इन्होंने एक सम्मेलन किया। सम्मेलन कहाँ किया इन्होंने, ये सम्मेलन किया मॉन्ट्रियल में, कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। तो ये किससे संबंधित है आपका, ओजोन परत के विखंडन से संबंधित, ओजोन परत के विखंडन को रोकने हेतु इसमें क्या लिए गए, निर्णय लिए गए। मतलब 30 सालों में आपका ये जो CFC है, सॉरी 20 सालों में इस CFC को आप किससे ट्रांसप्लांट कर दोगे, किससे प्रतिस्थापित कर दोगे, HFC से। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उससे आप क्या कर दोगे, इस CFC को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, प्रतिस्थापित कर दो। आपकी प्रशीतक प्रणालियों में अब CFC की जगह क्या आने लग गया है, HFC। और इस HFC पर भी एक और यहाँ पर बन गया है कि HFC को भी आपको प्रतिस्थापित करना है। कोई दूसरी गैस निकालो आप, कोई प्रशीतक गैस दूसरी बनाइए, कोई रेफ्रिजरेंट या कूलिंग सिस्टम में जो उपयुक्त होने वाली गैसें हैं, वो कोई दूसरी गैस लीजिए HFC के अलावा, क्योंकि ये भी आपके ओजोन परत को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी के अलावा विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ये विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका फटाफट से वो ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला जो पढ़ते हैं 1987 के बाद 1992 में, कब, 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बिल्कुल 20 साल बाद में। भाई स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है आपका, 1972 में होता है। और 1972 के 20 साल बाद मतलब 1992 में एक और सम्मेलन होता है। नाम क्या रखते हैं उसका, रियो सम्मेलन। क्या कहते हो आप उसे, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तीसरा सम्मेलन है, ये होता है आपका कब, 1992 में, 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल पश्चात। ये कहाँ होता है, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ होता है, रियो डी जेनेरियो में होता है। ये रियो डी जेनेरियो आपका एक शहर है, कहाँ पर, ब्राज़ील में। ठीक है, इस सम्मेलन को आप क्या कहते हो, रियो सम्मेलन भी कहते हो। इसे आप क्या कहते हो, रियो सम्मेलन। दूसरा नाम देखिएगा इसी का, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तीसरा नाम क्या है इसका, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये भी इसी का नाम है। ये क्लियर हो गया है आपका। ये 3 नाम है इसी सम्मेलन के जो 1992 में होता है रियो डी जेनेरियो में। इसका आयोजन क्यों कराया जाता है, तो देखिए यहाँ पर अब तक आपको पता चल चुका है कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, पृथ्वी का क्या हो रहा है, औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इसका उद्देश्य मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका उद्देश्य था आपके कि पृथ्वी के बढ़ते औसत तापमान को
तापमान को नियंत्रित करने हेतु जो आपकी पृथ्वी है उसका क्या हो रहा है, उसका तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन के जो आपके खतरे हैं, जलवायु परिवर्तन के खतरों को बताना, कि जो आपकी जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं उनको बताना एवं उनका निदान करने हेतु उपाय बताना। आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी थ्रेट्स हैं, उनके जितने भी का प्रभाव हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, उस क्लाइमेट चेंज के प्रभाव कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के, पृथ्वी का जो औसत तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब दो मुख्य फैक्ट यहाँ पर दिखेगा। एक क्या है आपका, ग्लोबल वार्मिंग, पहला क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज। दूसरा कौन सा है, क्लाइमेट चेंज है। ये दोनों जो थ्रेट्स हैं आपके, दोनों जो खतरे हैं विश्व में, अभी यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो बड़ी समस्याएं हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, तो ये दोनों समस्याएं सबसे बड़ी है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इन दोनों समस्याओं के कारण ही आपकी पृथ्वी पर खतरा बना हुआ है, उस पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, उसकी जैव विविधता के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है आपका। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर इस सम्मेलन में, रियो सम्मेलन में ही 3 बिंदुओं पर मुख्य चर्चा होती है। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों कहते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तो कहते हैं, ठीक है, समझ में आया कि ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत होता है, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। लेकिन इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्यों कह रहे हैं, तो देखिएगा ये जो रियो में सम्मेलन होता है 1972 के 20 साल पश्चात ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, आपके जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। मतलब जो प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे अपना भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है, लेकिन अमेरिका का कौन है राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति है। तो जितने भी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सभी राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसे कहा जाता है। ये क्लियर है आपका। तो इस सम्मेलन में 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होती है, जिनमें से पहला बिंदु क्या है आपका, वो देखिएगा। 3 मुख्य बिंदु हैं आपके यहाँ पर। कितने बिंदु है, 3 मुख्य बिंदु है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आपका है, इसको आप ऊपर लिख देंगे आपके लिए। यहाँ पर 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होती है। वो 3 मुख्य बिंदु क्या है, तो देखिएगा, पहला है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, दोनों इसी में लिख रही हूं मैं। ये पहला मुद्दा है जिस पर यहाँ पर बात होती है, पहला मुद्दा है जिस पर इस सम्मेलन में क्या होती है, बात होती है। दूसरा मुद्दा है वो है जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा मुद्दा क्या है, जैव विविधता का संरक्षण दूसरा मुद्दा है। ठीक है, दूसरा मुद्दा क्या हो गया आपका, जैव विविधता का संरक्षण हो गया है। तीसरा मुद्दा है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, सतत मानव विकास। तीसरा मुद्दा क्या है, सतत मानव विकास है, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट तीसरा मुद्दा है इसका। ठीक है, ये क्लियर हो गया है कि इस सम्मेलन में जो रियो में होता है 1992 में, 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये सम्मेलन होता है। इसमें 3 मुख्य फैक्टर्स पर बातचीत की जाती है, मीटिंग की जाती है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, दूसरा है जैव विविधता का संरक्षण और तीसरा क्या है, सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मानव का सतत विकास। ठीक है, ये कंप्लीट है आपका। इसका अगर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं कि इस 1992 सम्मेलन के पश्चात, रियो सम्मेलन के पश्चात, क्या किसी संस्था की भी स्थापना होती है, क्या कोई फ्रेमवर्क भी बनता है। तो देखिएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका। ठीक है, 1972 में 1972 में जब आपका स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, तब आप एक संस्था बनाते हो, नाम क्या देते हो उसको, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाते हो आप। 1992 में आपने एक और सम्मेलन किया और इस 1992 के सम्मेलन के अंतर्गत आपने क्या किया है, एक और संस्था बनाई है, नाम क्या रखा है उसका, UNFCCC। ये जो आपने 1992 का सम्मेलन किया है, इसके अंतर्गत एक और संस्था बनाई है, नाम क्या रखा है उसका, UNFCCC।
ये नाम रखा है आपने उसका। फुल फॉर्म देखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है इसका पूरा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है, एक संधि है, एक समझौता है। क्या है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा करी गई या तो क्या है, एक संधि है या क्या है, एक समझौता है। ये संधि या समझौता क्या कहता है कि आपका हर साल, प्रत्येक साल 1992 के पश्चात प्रत्येक साल क्या होने वाला है आपका? हर साल आपका एक सम्मेलन होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है। किस पर? क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर आपका प्रत्येक साल, इसके बाद में 1992 के पश्चात हर एक साल क्या होने वाला है, एक आपका सम्मेलन होने वाला है। वो सम्मेलन कौन आयोजित कराएगा? वो सम्मेलन आयोजित कराएगा आपका संस्था दे दी उन्होंने, बना दिया फ्रेमवर्क UNFCCC। ये संस्था क्या करेगी? प्रत्येक साल आपका जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन का आयोजित करवाएगी और ये सम्मेलन किस नाम से जाने जाते हैं? COP। ये क्या करेगी? प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित करवाएगी। सम्मेलन आयोजित करवाएगी। और यहाँ पर देखिएगा, इसके जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन किस नाम से जाने जाते हैं? ये सम्मेलन जाने जाते हैं COP के नाम से, कोप के नाम से। इन्हें आप क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से इसके सम्मेलन जाने जाते हैं UNFCCC के साथ में। इसकी स्थापना कब हुई है? देखिएगा 1992 में हुई है इसकी स्थापना। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संधि या समझौता है जो किसके अंतर्गत है? ये है UNEP के अंतर्गत ही है। UNEP जो आपकी संस्था है 1972 में आपने स्थापित करी है, उसी के अंतर्गत आपने एक संधि या समझौता किया है। और ये संधि या समझौता क्या करेगा? COP का आयोजन करवाएगा हर साल आपके। तो देखिए, इसके द्वारा आयोजित कराया हुआ जो COP फर्स्ट है, COP फर्स्ट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट ये कब होता है? ये होता है 1995 में। 3 साल बाद से ये स्टार्ट करता है 1995 से, और 1995 के पश्चात COP फर्स्ट 1995 में हुआ। इसके पश्चात हर साल प्रति वर्ष ये एक सम्मेलन का आयोजित करवाता है, जिसका मुद्दा क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। जिस पर किस पर बात होती है? मीटिंग किस पर होती है? मीटिंग का टॉपिक क्या होता है? टाइटल होता है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर। पूरा विश्व साल में एक बार बैठता है एक जगह और कुछ निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए COP फर्स्ट का आयोजन कब हुआ? 1995 में। इसके बाद में हर साल COP सेकेंड अगर आपसे पूछे तो 1996 में हो जाएगा। इसी प्रकार COP थर्ड का आयोजन कब हुआ? COP थर्ड का आयोजन होता है 1997 में। कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेस है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं, जिन निर्णयों से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फिलहाल आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये था आपका 1992 में हुआ रियो डी जेनेरियो का सम्मेलन। और इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ है, क्या क्या समझौता हुआ है, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, वो सारी बातें हमने करी है। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, तो यहाँ से एक और सम्मेलनों की बात निकल कर सामने आती है कि अब तो हर साल सम्मेलन होने वाले हैं जलवायु परिवर्तन पर। और वो हर साल सम्मेलन किस नाम से होंगे? COP के नाम से होंगे। पहला COP कब होता है? COP फर्स्ट कब होता है आपका? 1995 में होता है। और कहाँ होता है? बर्लिन में होता है, जर्मनी में होता है। कहाँ होता है? बर्लिन जर्मनी में होता है ये पहला COP आपका। और इस पहले COP में देखिएगा 3 बिंदुओं पर बात हुई थी यहाँ पर।
पहला जलवायु परिवर्तन रियो सम्मेलन में, दूसरा कौन सा था आपका जैव विविधता संरक्षण, तीसरा था आपका सतत मानव विकास। तो यहाँ से मैंने एक मुद्दा उठाया है सिर्फ जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन कर रहे हैं हम पहले, उसके बाद में किसके सम्मेलन करेंगे, जो आपके CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता पर हुए सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कि सतत मानव विकास से संबंधित क्या क्या निर्णय लिए गए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिया है मैंने, आपका जलवायु परिवर्तन वाला लिया है। इसमें सबसे पहला सम्मेलन COP फर्स्ट होता है बर्लिन जर्मनी में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट COP पढ़ेंगे। COP थर्ड आपका इंपॉर्टेंट है, जो कब होता है आपका 1997 में होता है। और ये क्या कहाँ होता है, क्योटो प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल ये होता है आपका कहाँ, जापान में। क्योटो एक शहर है आपका, कहाँ स्थित है, जापान में स्थित एक शहर है। देखिएगा इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या होता है, तो इस क्योटो प्रोटोकॉल में प्रथम बार जो विश्व के विकासशील एवं विकसित देश है, जो आपके पूरा विश्व समुदाय है, वैश्विक समुदाय, उस वैश्विक समुदाय को आपने विकासशील, विकसित एवं अविकसित 3 भागों में बांट रखा है। तो जो विकसित और विकासशील देश हैं आपके देश के, पूरे विश्व के, उन देशों को क्या किया गया, बाध्यकारी रूप से कहा गया कि आप कार्बन उत्सर्जन में क्या करोगे, कमी करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि विकसित एवं विकासशील देशों को, विकसित एवं विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी। ये कार्बन उत्सर्जन में कमी का मतलब समझ रहे हो कि ग्रीन हाउस गैसों जो आप उत्सर्जित कर रहे हैं, उन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में क्या करोगे, आप कमी करोगे। तो यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ये कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु विकसित एवं विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु बाध्यकारी रूप से कहा गया, बाध्यकारी रूप से कहा गया। मतलब यदि आप इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करते हो, सिग्नेचर करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने देश का जो कार्बन उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसें जो आप उत्सर्जित कर रहे हो, उनमें क्या करना पड़ेगा, कमी लानी पड़ेगी। तो इसी कंडीशन में पूरे विश्व के देशों को 2 भागों में बांटा गया। एक रखा गया एनेक्स फर्स्ट और दूसरा क्या रखा गया, एनेक्स सेकंड। 2 भाग डिवाइड कर दिए देशों के। इसमें रखे गए एनेक्स फर्स्ट में विकसित देश, इसमें क्या रखे गए भाई, यहाँ पर अविकसित देशों की तो उसने बात ही नहीं करी है। एनेक्स फर्स्ट में क्या रखे गए, विकसित देश रखे गए, और एनेक्स सेकंड में क्या रखे गए, विकासशील देश। तो एक बात जो आप सभी को समझने योग्य है वो ये है कि विकसित देश विकसित कैसे हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसा हुआ, उनका जो आधारभूत संरचना है उनकी वो डेवलप कैसी हुई है कि जब उन्होंने कार्बन उत्सर्जन करा है, उन्होंने जब जैविक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करा है, उन्होंने CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा किया है, CH4 मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा किया है, तभी जाकर तो क्या हुआ है, उनका विकास हुआ है, विकसित देश वो बने हैं। क्या आपकी औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई है, क्या उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कार्बन उत्सर्जन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और वो किसने किया है, उन विकसित देशों ने किया है। तो क्या विकासशील देश अभी उसी ओर अग्रसर है, क्या विकासशील देशों को यह हक है कि वो भी कार्बन उत्सर्जन करें, वो भी अपना आधारभूत संरचना का निर्माण करें, जो उनका ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका निर्माण वो करे। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, इस प्रोटोकॉल में विकासशील देशों को कुछ छूट प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई, छूट प्रदान की गई। जैसे ही इनको छूट प्रदान की गई तो क्या हुआ, इन दोनों के मध्य, एनेक्स फर्स्ट के मध्य और एनेक्स सेकंड के मध्य क्या हो गया, मतभेद हो गया, और ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में जो लागू होना था, ये नहीं हो पाया। और इसी का अगला रूप क्योटो प्रोटोकॉल को, ये बात जो यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, 1997 में जो वैश्विक समुदाय नहीं समझ पा रहा है, ये बात 2015 में COP21 पेरिस जलवायु समझौता जिसे आप कहते हैं, उसमें जाकर, पेरिस जलवायु समझौता कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल का ही अपग्रेडेड वर्जन है। उसका बेसिस क्या है, पूरा का पूरा क्योटो प्रोटोकॉल है। उस पेरिस जलवायु समझौते में आपने कुछ और बातें ऐड कर दी है, और वो कहाँ
किसका है? 1997 में हुआ कोप थर्ड क्योटो प्रोटोकॉल ही आपका एक है, ठीक है। तो वहां पर पेरिस जलवायु समझौते पर वो इसलिए ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि आपके विश्व के ज़्यादातर देशों ने उस पर क्या किया है? सिग्नेचर किया है। बड़े बड़े कंट्रीज, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, यूरोप के काफ़ी कंट्रीज हो गए, उन सभी ने उस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि अमेरिका उससे बाहर निकल चुका है, ट्रंप ने बोला है कि अमेरिका को उससे बाहर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये सारी अवधारणा आ गई। अब यहाँ पर दो और बातें सामने आती है। एक होती है कार्बन क्रेडिट, एक अवधारणा क्या आती है? कार्बन क्रेडिट की आती है, और दूसरी अवधारणा आती है आपकी कार्बन ट्रेडिंग की। किसकी आती है? कार्बन ट्रेडिंग की आती है, और एक किसकी आती है? कार्बन क्रेडिट की। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग क्या होते हैं। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो कार्बन क्रेडिट है ये क्या है और कार्बन ट्रेडिंग क्या है। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कई विकसित देश ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है। ध्यान से सुनना इस बात को। कई विकसित देश ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है, वो कार्बन खुद का उत्सर्जन नहीं करेंगे, वो खुद के कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं करेंगे, वो किसी अविकसित देश को क्या देंगे? पैसे देंगे, और उसको बोलेंगे कि मेरी जगह तू कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। समझ में आया? ठीक है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये क्या है आपका? अमेरिका है। ये क्या है आपका? अमेरिका एक कंट्री है। ये अमेरिका आपका कार्बन उत्सर्जन नहीं करना चाहता, कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं लाना चाहता है, लेकिन ये किसको देगा? किसी अफ्रीकन कंट्री को जो बहुत गरीब है। मान लीजिए कॉन्गो, एग्जाम्पल माना है ये कॉन्गो। जो अमेरिका है ये इस कॉन्गो देश को क्या बोलेगा कि भाई मैं तो कार्बन उत्सर्जन कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे पैसे दूंगा और मेरी जगह तू कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। मतलब इसकी जगह कार्बन उत्सर्जन में कमी कौन ला रहा है? कॉन्गो लाएगा, और कॉन्गो को इसकी अपेक्षा अमेरिका क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। मतलब ये कार्बन का क्या व्यापार है? क्या ये कार्बन की ट्रेडिंग है? तो कार्बन के व्यापार को क्या बोलोगे? कार्बन ट्रेडिंग बोलोगे। और जो पैसा ये अमेरिका दे रहा है क्या वो कार्बन क्रेडिट है? बिल्कुल कार्बन के द्वारा दिया गया क्या है? क्रेडिट है। कार्बन के प्रति दिया गया क्रेडिट है। ये चीज समझ में आई? एक उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ गया कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग जैसी अवधारणाएं किस प्रोटोकॉल में सामने आई। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है आपको। क्योटो प्रोटोकॉल में ये अवधारणाएं सामने आती है। क्लियर हो चुका है आपका? ठीक है, अब देखते हैं अगला सम्मेलन हम देखते हैं। ये कोप थर्ड की बात थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हर बार पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा इसका। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1997 में हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, यही आपका कॉप 21 पेरिस जलवायु समझौते का क्या बनता है? आधार बनता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अब हम बात करते हैं कॉप 15 की, जो 2009 में होता है। कॉप 15 जो कब होता है? 2009 में होता है। ये होता है आपका कोपेनहेगन। कहाँ होता है? कोपेनहेगन में होता है, डेनमार्क में होता है। अब देखिए इसमें ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिएगा इसमें इस सम्मेलन के दौरान आपका जो अमेरिका है, कौन है? अमेरिका। और उस टाइम पर सार्क नहीं था, उस टाइम पर क्या थी? बेसिक कंट्रीज थी। उस टाइम पर क्या थी? बेसिक कंट्रीज थी। उस टाइम पर सार्क नहीं था, मतलब ब्राजील। यहां पर बेसिक और सार्क दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, सार्क नहीं है ये। आपका जो सम्मेलन है जिसमें क्या क्या है आपका? चाइना है, ब्राजील है, इंडिया है। तो इसमें देखिए ब्राजील है एक आपका, एक है आपका साउथ अफ्रीका, एक इंडिया, एक चाइना। ठीक है, यहाँ पर एक साउथ अफ्रीका हो गया। ये 4 देश तो इसमें भी है, एक और देश इसमें जुड़ गया है अब। तो ये बेसिक के बाद में 5 देशों का एक हो चुका है। मुझे 5वां देश अभी याद नहीं आ रहा है। तो 5 देशों का एक सम्मेलन हो चुका है। लेकिन ये पहले क्या हुआ करता था? ये पहले हुआ करता था क्या आपका? बेसिक कंट्रीज इन्हें कहा जाता था। अब बेसिक कंट्रीज में ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। इसमें अगला शायद रूस है, मुझे याद नहीं है, कंफर्म नहीं बता सकती। तो अमेरिका और बेसिक कंट्रीज के बीच में क्या हुआ था उस टाइम पर? अमेरिका और बेसिक कंट्रीज के बीच में एक समझौता होता है। वो समझौता ये होता है कि 2020 तक
कब तक? 2020 जो आपका वर्तमान ईयर है, इस 2020 तक आप कार्बन उत्सर्जन में जो कटौती करोगे, कार्बन उत्सर्जन में कटौती के क्या कर दिया इन्होंने, एक निश्चित वैल्यू फिक्स कर दी। कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु निश्चित वैल्यू फिक्स कर दी है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2009 में। इसके बाद में देखिएगा अगला है कॉप 16 जो 2010 में होता है। ये होता है आपका मेक्सिको में। कहाँ होता है? मेक्सिको में, और इसे बोलते हैं आप कानकून सम्मेलन। क्या कहते हैं? कानकून सम्मेलन कहते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिएगा कॉप 16 की बात करते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? कानकून सम्मेलन कहते हैं। और ये कानकून सम्मेलन कब होता है आपका? 2010 में होता है। ये कानकून आपका मेक्सिको में एक शहर है, मेक्सिको सिटी एक देश है मेक्सिको आपका, उस मेक्सिको में ये कानकून आपका क्या है? एक शहर है। तो इस मेक्सिको में इस कानकून सम्मेलन में क्या हुआ? पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात होती है। इसमें किसकी बात होती है? पहली बार ग्रीन क्लाइमेट फंड की इसमें बात होती है। हरित जलवायु फंड की किसकी बात होती है? हरित जलवायु फंड की इसमें पहली बार आप बात करते हो। हरित जलवायु फंड की इसमें पहली बार आप बात करते हो। ये हरित जलवायु फंड क्या है? तो देखिएगा, ये हरित जलवायु फंड विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की सहायता हेतु, किसके द्वारा? विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की सहायता हेतु एक फंड आयोजित आप करते हो। उस फंड का नाम क्या रख दिया आपने? ग्रीन क्लाइमेट फंड। और इसकी अवधारणा कब दी गई? कानकून सम्मेलन के दौरान दी गई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके पश्चात। देखिए, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इस ग्रीन क्लाइमेट फंड को आपने 2012 में जो कोप 16 होता है आपका, कोप 16 का कोप 18 होगा। कोप 18 होगा कब होगा? 2012 में होगा। इस कोप 18 के द्वारा आप क्या करते हो? इसको बोलते हो हरित जलवायु फंड। किसके अंदर दे देते हो? साउथ कोरिया जो आपका देश है, साउथ कोरिया जो है, दक्षिणी कोरिया, उसको इसकी जिम्मेदारी दे देते हो कि आप इस हरित जलवायु फंड का क्या करोगे? निर्देशन करोगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ये दोहा में होता है आपका। कहाँ होता है? दोहा में होता है। दोहा कहाँ है आपका? कतर में है। कतर एक देश है, उस कतर में है आपका दोहा। क्लियर हो चुका है ये बात? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला होता है आपका कौन सा? पेरिस शिखर सम्मेलन। कॉप 25 होता कब है? 2015 में। इसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी में एक जो आपका होता है जिसमें कॉप, वो शायद 14 है, कॉप 14, उसमें CBDR की अवधारणा जो है वो भारत द्वारा दी गई थी, वो पारित की जाती है। उसके अलावा एक और अवधारणा है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया जाता है, वो भी उसी सम्मेलन में बात हुई थी, कॉप 14 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात आती है आपकी कॉप 21 की। किसकी? COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। ये कहाँ होता है? पेरिस जलवायु समझौता भी आप इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस जलवायु समझौता आप इसे कहते हैं। और ये पेरिस जलवायु समझौता होता कब है आपका? 2015 में। कब होता है? 2015 में। इसकी थीम क्या थी? वही क्योटो प्रोटोकॉल, वही सारी बातें हैं। इसमें कार्बन फुटप्रिंट जैसी अवधारणा और सामने आ जाती है। ठीक है, इसमें बताने हैं तो कुछ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना कि 2015 में क्योटो प्रोटोकॉल के बेसिस पर ही पेरिस जलवायु समझौता होता है। इसमें अमेरिका भी हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन बाद में आगे जाकर ये 2019 में आपका अमेरिका इसमें से बाहर हट जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, अब बताते हैं आपको कि 2019 में कहाँ होता है। वर्तमान के जो आपके हैं वो बता देते हैं कि 2019 में आपका कौन सा कॉप हुआ था? वो हुआ था कॉप 25। ठीक है, तो 2020 में कौन सा होगा आपका? वो होगा कॉप 26। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे करंट में पूछे जा सकते हैं कि कॉप 25 कहाँ हुआ था और कॉप 26 कहाँ होगा। तो ये कॉप 26 है, ये होगा आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ये
कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। ये कॉप आपका 26 जो 2020 में होने वाला है, ये नवंबर दिसंबर के बीच में होते हैं। जो आपके साल के आखिरी महीने होते हैं नवंबर या दिसंबर, तो उस टाइम पर ये होते हैं या तो नवंबर में या दिसंबर में। कॉप 25 जो होता है ये होता है आपका पेरिस में। ये कहाँ से होता है? फिर से पेरिस में ये होता है, जो फ्रांस में है। पेरिस कहाँ है आपके? फ्रांस में है, ठीक है। नहीं, ये पेरिस में नहीं होता, ये मैड्रिड में होता है। एक्चुअली स्पेन में होता है, ये थोड़ा गलत हो गया है। ये कहाँ होता है आपका? मैड्रिड स्पेन में होता है। ये पेरिस लिखा हुआ है ऊपर शायद इस वजह से। 2019 में कॉप 25 कहाँ हुआ है? मैड्रिड स्पेन में हुआ है। उसके बाद में 2020 में कहाँ होगा? कॉप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। तो इनमें क्या बातें आती है? अगर अभी हो चुका होता आपका, अगर एग्जाम आपका इसके बाद में होता है, जब 2020 में ये कॉप 26 हो चुका होता है, उसके पश्चात यदि आपका एग्जाम होता है तो इसमें जो रिपोर्ट्स आती है, इसकी जो अवधारणा है, एक बार उनको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि वो करंट का मुख्य बिंदु होगी। और उसी सम्मेलन में जब ये 2020 में ये जब होगा कॉप 26 ग्लासगो में, तो 2021 में कॉप 27 कहाँ होगा ये भी बता दिया जाएगा। ये कब बताया जाएगा? जब आप कॉप 26 आपका आयोजित होगा, उसके पश्चात निर्धारित किया जाएगा कि ये किस जगह होगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सम्मेलन थे जो हमने पढ़े। अगले वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आपके जैव विविधता संरक्षण के लिए भी क्या कोई सम्मेलन है, कि आपके सतत विकास के लिए भी आपने कोई एजेंडा निर्धारित कर रखा है या कोई सम्मेलन बना रखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।